इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग रिजोल्यूशन पढ़े थे ना, रिजोल्यूशन के सारे क्वेश्चंस कर चुके थे। आज हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर देखेंगे। क्या? वेक्टर्स का प्रोडक्ट, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ऐसा इसके बाद क्या होगा? इना कहो, इसके बाद डिवीजन होगा। डिवीजन नहीं होता है, वेक्टर कैन नॉट डिवाइडेड बाई अ वेक्टर। वेक्टर को वेक्टर से हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्शन डायरेक्शन से डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? चलिए देखिए, अब रिजोल्यूशन तो हो गया हमारा, हमें पढ़ना है प्रोडक्ट। क्या पढ़ना है? प्रोडक्ट। टॉपिक क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स का प्रोडक्ट। इंग्लिश हुआ है? जो पिज़्ज़ा बात करके आओ, जाओ। हाँ? कौन? ठीक, चलो देखो, प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर है ना। ये जो वेक्टर का प्रोडक्ट है ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? ध्यान समझिए। अगर कोई एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, एक वेक्टर क्या है? ए और एक वेक्टर क्या है? बी, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ठीक है ना? तो अब हमें इनका प्रोडक्ट पढ़ना है। यहां लेते हैं, ठीक, बाईपास के उस तरफ है ना, ब्रिज के सामने। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अब दो तरीके का प्रोडक्ट होगा। एक पहला स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहले हम यही जानते हैं कि इसका नाम स्केलर क्या, देखो अभी तो हमें कुछ नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि दो टाइप का प्रोडक्ट होगा, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि इसका नाम स्केलर क्या है और इसका नाम वेक्टर क्या है। क्यों है स्केलर प्रोडक्ट? इसलिए क्योंकि ऐसा जो प्रोडक्ट होता है, इस तरीके का प्रोडक्ट, इस तरीके का प्रोडक्ट हम लोगों को स्केलर क्वांटिटी देता है। कौन सी क्वांटिटी? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो इस तरीके का प्रोडक्ट होगा, ये हम लोग को कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देगा? वेक्टर क्वांटिटी। तो जब हम देखो, जब हम दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, तो एज ए रिजल्ट हमें स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। और जब हम दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एज ए रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। यहां पे स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, यानी यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड पढ़ना है, किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। यहां पे डायरेक्शन भी मिलेगी। तो वेक्टर प्रोडक्ट में हम मैग्नीट्यूड निकालना और डायरेक्शन निकालना दोनों सीखेंगे। ठीक है, आते हैं। इस स्केलर प्रोडक्ट का एक नाम और है, आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट, आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। और इसका एक नाम और है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या नाम है? क्रॉस प्रोडक्ट, आल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। अब बात आती है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्यों? डॉट प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि जब दो वेक्टर्स को यहां हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर डॉट। स्केलर प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और जब क्रॉस प्रोडक्ट लिखना होता है तो ए क्रॉस बी लिखते हैं,
इसलिए इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, समझे, है ना। जब डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट, तो एज ए रिजल्ट हमें स्केलर क्वांटिटी मिलेगी और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड। तो बस मैग्नीट्यूड निकालना सीखना है यहां पे, ठीक है। और जब वेक्टर प्रोडक्ट होगा तो हमें एज ए रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी। और जब वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी तो हमें दोनों पढ़ना है, इस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालना और इस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना और डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि भाई है, जब वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होगा, ठीक है। बात समझ में आई? अब समझिए, ये जो A क्रॉस B होता है ना, A क्रॉस B होता है, इसमें तीन चीज का प्रोडक्ट होता है, तीन चीज का। एक A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरा B वेक्टर का मैग्नीट्यूड और तीसरा कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी इनके बीच में जो एंगल है ना उसका कोसाइन यानी कॉस थीटा, कोसाइन यानी कॉस थीटा। सिंपल वे में इसको ऐसे भी लिखते हैं, जरूरी नहीं हमेशा मॉड लगाना, ए बी कॉस थीटा भी लिख लेते हैं, ठीक। जब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, तो वेक्टर प्रोडक्ट से हमें एक सी वेक्टर मिलता है और इस सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड जो होता है सी वेक्टर का, ये मैग्नीट्यूड होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, इनके बीच में साइन थीटा, जो थीटा होगा उसका साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आगे इसके बाद जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, आगे जब बढ़ेंगे सारा चैप्टर, तो हर चैप्टर में कैसे आएगा समझिए, कोई फार्मूला डिराइव कर रहे होंगे और फार्मूला डिराइव करते करते उसमें एक फिजिकल क्वांटिटी होगी वेक्टर, दूसरी भी होगी वेक्टर, और उसके साथ क्या लगा होगा, कॉस थीटा। तो तुरंत हम कहेंगे चूंकि इसके साथ कॉस थीटा लग गया, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। जैसे जब हम वर्क का फार्मूला बनाएंगे, वर्क का, तो वर्क का फार्मूला बनेगा एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। फोर्स भी डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, इसलिए वर्क हो जाएगा एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ऐसे लिखेंगे। तो जब आपको ये पता रहेगा तो ऐसे लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे ही जब हम टॉर्क का फार्मूला बनाएंगे, टॉर्क का, तो होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन आइदर फोर्स। क्यों? क्योंकि तब आपको मिलेगा एफ आर साइन थीटा। क्या मिलेगा? एफ आर साइन थीटा। जैसे ही एफ आर और साइन थीटा मिलेगा, आप क्रॉस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? क्रॉस लगा देंगे। और जब आप डॉट और क्रॉस लगाए, तो जो चीज आप यहां सीखने जा रहे हो, मल्टीप्लाई करना कि कैसे करते हैं, वो उस चैप्टर में भी आपको करना पड़ेगा। अलग अलग चैप्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी वर्क निकलेगा, कभी टॉर्क निकलेगा, है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो कभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, तो कभी मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा, डॉट प्रोडक्ट से और वेक्टर प्रोडक्ट से, जो जहां यूज होगा। तो ये पूरे फिजिक्स में भी यूज होने वाला है, ठीक है। तो हमने कहा कि ए क्रॉस बी जब करेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? ए बी साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन होगी, आप जानते हो डायरेक्शन को हम सी कैप कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं? यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन ही होता है। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन इसकी निकालते हैं राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल से। अब राइट हैंड रूल से कैसे निकालेंगे ये समझना है आपको।
इसमें यहां तक कि यह भी इंपॉर्टेंट होता है कि अगर किसी फार्मूले में पहले ए लिखा है और उसके बाद बी लिखा है तो आप मनमानी नहीं कर सकते, आप पहले ए लिखेंगे उसके बाद बी लिखेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, मान लेते हैं ये है आपका ए और ये है आपका बी। अब सी की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे समझिए। ऐसे अपना राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड, और ये जो है ये पहले वेक्टर के पास होना चाहिए, पहले वेक्टर के पास। ये देखिए पहला वेक्टर, और कर्ल करेंगे किसकी तरफ, दूसरे की तरफ। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो ये इनवर्ड हुआ ना, यानी जो सी वेक्टर होगा वैसे अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ, और इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हमेशा ध्यान रहे, जो सी वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू ए होगा, परपेंडिकुलर टू बी होगा, एंड प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। जिस प्लेन को ए और बी कंटेन कर रहा है उसके भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जैसे पेन है, सी वेक्टर इधर ही आया ना, तो ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, और दोनों वेक्टर कहां, बोर्ड के प्लेन में ना, तो बोर्ड के प्लेन के भी ये क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी बोर्ड के भी परपेंडिकुलर होगा ये। अब अगर ए क्रॉस बी नहीं, बी क्रॉस ए हो, तब अगर बी क्रॉस ए हो, यही देख लीजिए, बी क्रॉस ए, तो ये कहां जाएगा, बी की तरफ, और बी से कर्ल करेंगे कहां, ए की तरफ, तब ये नॉर्मल आएगा और क्या आएगा, आउटवर्ड। तब भी ए के परपेंडिकुलर होगा, बी के परपेंडिकुलर होगा, और प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, लेकिन नॉर्मल और आउटवर्ड होगा। इसके पहले क्या था, नॉर्मल और इनवर्ड था। तो ए क्रॉस बी ये जो तुम्हारा आ रहा है, ये आ रहा है इनवर्ड, और जो बी क्रॉस ए आ रहा है ये क्या आ रहा है, आउटवर्ड। तो जब ए क्रॉस बी इनवर्ड आ रहा अंदर की तरफ, बी क्रॉस ए आउटवर्ड आ रहा बाहर की तरफ, तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गई ना सी वेक्टर की, इसलिए ए क्रॉस बी को कभी आप बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते। ठीक है ना, फिर से देख लीजिए, दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है, अगर एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है और इनके बीच में एंगल थीटा, तो दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वो सबसे पहला क्या हो गया, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट करने के बाद हमें कौन सी क्वांटिटी मिलती है, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट करने के बाद हमें कौन सी क्वांटिटी मिलती है, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी मिलती है, वेक्टर क्वांटिटी। जब ये स्केलर प्रोडक्ट होता है इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट। ए डॉट बी बराबर क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, कह सकते हैं ए बी साइन थीटा और एन कैप। एन कैप मतलब डायरेक्शन। ए क्रॉस बी से हमेशा एक वेक्टर मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से या स्क्रू रूल से लगाएंगे, निकालेंगे। किसे, स्क्रू या कैप। देखो कैप जब ऐसे घुमाते हैं ना, ऐसे ऐसे ऊपर आता है, तो अगर ए क्रॉस बी ऐसे करेंगे, ए क्रॉस बी, ठीक है, ध्यान से देखो, जैसे मान लो कैप ऐसे खोल रहे हो तुम ऐसे, ठीक, ऐसे कर्ल करोगे तो ऊपर और ऐसे कर्ल करोगे तो नीचे, ऐसे स्क्रू वाला भी साथ में, ठीक है। तो ये राइट हैंड रूल से यूज करेंगे। अब हम एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज। दोनों की क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, यानी स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला नंबर होगा वो इस बात का कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कहीं लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा, थीटा कहां से आया है,
एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, और इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो ये हो गया ए बी कॉस थीटा। क्या हो गया? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टी है वो देखिए, जो थीटा है यहाँ पे, थीटा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री होगा, 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक। जब ये 0 से लेके पाई तक होगा तो हम कई जगह देख रहे हैं इसको। एक देख रहे हैं थीटा इज इक्वल टू, जब 90 हो, एक आपका जब थीटा इज इक्वल टू 0, दूसरा जब थीटा लेस देन 90 हो। ठीक है, उसके बाद अलग अलग सब। ठीक है, जब थीटा 0 होगा, जब थीटा क्या होगा? 0 होगा। तो जब थीटा 0 होगा तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। इफ थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस 0 इज इक्वल टू 1। कॉस 0 जब 1 हो गया तो देखो कॉस की सबसे बड़ी वैल्यू 1 है, कॉस की। साइन की भी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 1 है। यानी अब जो प्रोडक्ट आएगा वो सबसे ज्यादा आएगा, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल गई वो मिल गई ए बी। क्या मिल गई? ए बी। क्या मिल गई? ए बी। अगर थीटा लेस देन 90 है, लेस देन 90 ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था, 90 से अगर छोटा है तो सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। जब सब पॉजिटिव होते हैं तो कॉस थीटा भी क्या होगा? पॉजिटिव। जब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी क्या होगा? पॉजिटिव। आप कहेंगे ये कैसे पॉजिटिव हो गया? देखिए ए और बी मैग्नीट्यूड है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। और cos थीटा क्या होगा यहाँ पे? पॉजिटिव। तो जब 3 बार प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही तो आएगा। तो थीटा अगर लेस देन 90 है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। और थीटा अगर 0 है, थीटा अगर 0 है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ए बी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ए बी। अब अगर थीटा 90 है तब 0 90 से 0 हो गया, फिर 90 से कम हो गया, उसके बाद अगर 90 हो जाए, अगर 90 हो जाए तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी ए बी cos 90 यानी ए बी और 0 बराबर 0 आएगा। बराबर क्या आएगा? 0 आएगा। इसके बाद है ना, ठीक है, ये भी हो गया। बोलिए 3 चीजें हो गई ना। अब देखते हैं, अब अगर 90 से ज्यादा हो, 90 से ज्यादा हो लेकिन 180 से कम हो, है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो ध्यान से, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमेशा कॉस थीटा नेगेटिव होगा, सिर्फ कौन पॉजिटिव होगा? साइन और कोसेक। सिर्फ कौन पॉजिटिव होगा? साइन और कोसेक। इस वजह से कॉस थीटा नेगेटिव होगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो आएगा आपका ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। देखिए ए पॉजिटिव क्योंकि मैग्नीट्यूड है, बी पॉजिटिव क्योंकि मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा नेगेटिव आ गया तो ये आ जाएगा नेगेटिव। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, अगर एंगल की वैल्यू 90 से ज्यादा और 180 से कम हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्या आएगा? ये नेगेटिव आएगा। ठीक, आगे बढ़े। इसीलिए आपको बताया जाता है, क्लास 9th में ही पढ़ाया गया था कि वर्क पॉजिटिव होता है, वर्क नेगेटिव भी होता है और वर्क 0 भी होता है। कहा गया था कि जब थीटा 90 डिग्री होगा, एक बहुत बड़ा एग्जांपल लिया जाता है, कहा जाता है कि मान लिया एक सरफेस है, उस पे एक कूली है, अपने सर पे सामान लेके चल रहा है, तो ग्रेविटी ऊपर नीचे फोर्स लगा रही है और सर ऊपर फोर्स लगा रहा है। देखो सामान, ग्रेविटी नीचे फोर्स लगा रही है, सर ऊपर, लेकिन सामान ऐसे चल रहा है ना, तो थीटा कितना हो गया? 90। डॉट प्रोडक्ट कहता है कि वर्क की वैल्यू कितनी आएगी? 0। वर्क की वैल्यू कितनी आएगी? 0, है ना। ठीक है,
और अगर फोर्स की डायरेक्शन में रहेगा तब डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की डायरेक्शन में रहेगा तो थीटा बराबर कितना होगा 0, जिधर फोर्स उधर है डिस्प्लेसमेंट, तो कॉस की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, यानी मैक्सिमम आएगी। 0 से देखो 0 से लेके 90 तक 90 से कम तक वैल्यू पॉजिटिव रहती है, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है सबसे ज्यादा, तो वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। इसलिए वर्क बराबर आप कह रहे थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स रख रहे थे और क्या रख रहे थे डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कहा जाता है कि एक बॉडी को ऐसे कोई खींच रहा है फोर्स लगा के, और बॉडी इधर जा रही है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रहा है पीछे, फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रहा है पीछे, तो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री ना, तो निगेटिव आएगा, कितना आएगा समझे। तो वहां जो पढ़ाया गया था वो इसी रूल के हिसाब से पढ़ाया गया था। आगे बढ़ते हैं, तो यहां क्या समझ में आया प्रॉपर्टीज में, अरे अभी कुछ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ लिए, तभी शुरुआत हो रही, पहली प्रॉपर्टी है, उनको लग रहा होगा 4 पॉइंट पढ़ लिए, कुछ नहीं। अगर 0 है तो cos 0 की वैल्यू 1, फोर्स मैक्सिमम, सॉरी डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम। अगर 90 से कम है तो cos क्या होगा पॉजिटिव, तो वर्क प्रोडक्ट भी क्या आएगा पॉजिटिव। अगर 90 है तो cos 90 0 होता है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, यानी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो इनका प्रोडक्ट कितना आता है 0 आता है। इसके बाद देखिए 90 से 180 के बीच में है तब निगेटिव, और cos 180 अगर तब, तो cos 180 की वैल्यू -1 आती है, यानी जैसे ए बी मैक्सिमम है वैसे तब क्या आएगी माइनस आएगी, क्या आएगी माइनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी। चलिए अब आप ये देख पा रहे हो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा है। तो जो कॉस थीटा है वो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसका यूज हम कब करेंगे, जब हमें एंगल फाइंड आउट करना होगा। टू फाइंड एंगल, सब कुछ दिया हो और क्या निकालना हो एंगल, तो इसका यूज कर लेंगे। मान लिया डॉट प्रोडक्ट तुम्हें दिया है, मैग्नीट्यूड भी दिया है, तो पुट करके कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, थीटा बराबर क्या होगा यहां पे कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन, ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए अगर आपको याद होगा, अगर होगा तो हमने आपसे ये कहा था कि एक वेक्टर ए है प्लस दूसरा वेक्टर बी है, एक वेक्टर ए है माइनस दूसरा वेक्टर बी है, और यहां पे बी वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है, बी वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है, तो थीटा मस्ट भी क्या होगा 90 डिग्री, और वेक्टर मस्ट भी क्या होंगे परपेंडिकुलर, क्या होंगे। ये क्वेश्चन लगाया था हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले में, ठीक है। और कैसे किए थे, मैग्नीट्यूड निकालना था ना, तो बड़ा वाला फार्मूला लगाया था √a² + b² + 2ab cos थीटा, फिर ये भी किए थे ना। अब ऐसे नहीं करेंगे, अब करेंगे डॉट प्रोडक्ट से। किसे करेंगे, डॉट प्रोडक्ट से, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे, मैग्नीट्यूड किसी का कैसे नसीब होता है हमें, कौन सी चीज मैग्नीट्यूड, ठीक है। ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से देखिए। अगर मान लेते हैं एक वेक्टर ए है, इस वेक्टर को इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा ना, बताइए होगा। वेक्टर कोई अलग नहीं है,
वेक्टर वही है, हम ए वेक्टर की ही बात कर रहे हैं। तो जब वेक्टर वही है तो कोई अपने आप से कितना एंगल बनाएगा? 0। कोई अपने आप से कितना टैलेंटेड होगा? 0। कोई अपने आप से कितना बड़ा बेवकूफ होगा? 0। कोई अपने आप को कितना धोखे में रख पाएगा? 0। कोई अपने आप को कितना, अपने आप से कितना होशियार बन पाएगा? 0। अपने आप से हमेशा 0 ही बनेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो अपने आप से एंगल 0 बनाएगा और cos 0 की वैल्यू क्या आएगी? cos 0 की वैल्यू आएगी 1। cos 0 की वैल्यू क्या आएगी? 1। cos 0 की वैल्यू 1 आएगी तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। बताइए होगा कि नहीं? यानी अगर कोई वेक्टर फॉर्म है, कोई वेक्टर फॉर्म है और आप उसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका कि आप मैग्नीट्यूड वाले का क्या करिए? स्क्वायर, तभी लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। ये देख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। वेक्टर फॉर्म से किस फॉर्म में लिखना? मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना, है ना? अब इसको यूज ही कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू था ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। हमने आपसे कहा है कि बी वेक्टर यहाँ 0 नहीं है। अगर 0 होगा तो यार हट जाएगा, ए बराबर ए हो जाएगा। अब क्या करना? 0 नहीं है। ठीक, अब 0 नहीं है तो यहां देखेंगे कि अगर मॉड को वेक्टर बनाना है, मॉड को वेक्टर बनाना है तो मॉड का स्क्वायर करेंगे। इसका मतलब वही वेक्टर अपने आप से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट उसी का उसी से। वेक्टर अपने आप से जब डॉट प्रोडक्ट करेगा तो उसी का मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना? अगर किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आती है? उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर। तो जो कोई भी रिश्ता है ना, वो मॉड के लिए नहीं है, मॉड के स्क्वायर के लिए। किसके लिए है? मॉड के स्क्वायर के लिए। तो मॉड का स्क्वायर लगा दिए। रिश्ता क्या था भाई? कि ए वेक्टर जब ए वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा मॉड का स्क्वायर। यानी अगर कहीं मॉड का स्क्वायर है तो इसका मतलब उतने वेक्टर से उतने वेक्टर को क्या कर दीजिए? डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? डॉट प्रोडक्ट। ठीक, चलिए देखिए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है ना? एक चीज भूली है वो यही बताते हैं। ठीक है, एक चीज छोड़े वो यही बताते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन कराते हैं, है ना? ध्यान से देखिए। क्या जो वेक्टर का प्रोडक्ट होता है, वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। किसको? कॉम्यूटेटिव लॉ को। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है भाई? जो काम ए का बी के साथ कर रहे हैं वही बी का ए के साथ करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यानी अगर डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, उसको मानता है तो ये इसका मतलब ये होगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करिए या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, हमने आपको बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है, एक आउटवर्ड जाता है तो एक कहां आ जाता है? इनवर्ड आ जाता है ना। डॉट प्रोडक्ट में ऐसा हो क्यों पाता है? ध्यान से देखिए। इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी ए बी कॉस थीटा, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी बी ए
कॉस थीटा। ये आखिर तीनों क्या है बताइए? तीनों एक प्योर नंबर हैं। तीनों क्या है? ए तो बी तो नंबर है, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, नंबर निकलेगा ना। अरे कैसे निकलेगा यार, ऐसे रहता है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करते हैं ना। अगर वेक्टर 2i 3j और 4k है तो एक नंबर नहीं मिल जाएगा, एक क्या मिल जाएगा? नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो जब नंबर मिल जाएगा, ए भी नंबर है बी भी नंबर है, थीटा रखोगे तो कॉस थीटा भी नंबर मिल जाएगा ना, मिल जाएगा ना। अब तुम चाहे 2 इंटू 3 इंटू चाहे 4 करो, चाहे 3 इंटू 2 इंटू 4 करो, है ना, चाहे 4 इंटू 2 इंटू 3 करो। वैल्यू देखिए 2 3 जा 6 24, 3 2 जा 6 24, 4 2 जा 8 24। वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। इसीलिए कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है? होल्ड करता है। ए डॉट बी को आप बी डॉट ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होती। ठीक है, समझिए। तो एक प्रॉपर्टी यहां पे भी हो गई कि ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं? ए बी कॉस थीटा। दूसरी चीज, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। किसको? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, है ना। 6th 7th ईयर में पढ़ाया जाता है कि यहाँ x है, यहाँ 2 है प्लस 3 है, तो x 2 से मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर x 3 से मल्टीप्लाई होगा, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3x। यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ओवर एडिशन, और अगर यहाँ माइनस रहा तो ओवर सब्ट्रैक्शन। यही क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो वेक्टर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक, अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, इसका मतलब ये कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे डॉट प्रोडक्ट निकलेगा, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये, ओवर एडिशन, और ये ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो इन दोनों लॉ की जरूरत पड़ेगी आगे, जो हम प्रूव करना चाहते थे। ठीक, ध्यान से देखिए। अब इससे इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे जैसे अलजेब्रा में करते हैं, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ए से दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, अब बी से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। हो गया। ऐसे इससे भी करेंगे। देखिए, जब इससे करेंगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अब ए वेक्टर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब समझिए, जब कोई वेक्टर अपने आप से ही मल्टीप्लाई होता है तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है ना। अभी इसके पहले डॉट प्रोडक्ट में पढ़े हैं, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात एक ही है। ठीक, बस आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब देखिए, प्लस ये है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये भी क्या है? ए वेक्टर डॉट
बी वेक्टर, चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो चाहे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो, एक ही बात है। अब देखिए इधर ये जो बी वेक्टर है ये हो जाएगा बी स्क्वायर, सिमिलरली ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए डॉट बी, और ये हो जाएगा ए डॉट बी, और ये हो जाएगा बी का स्क्वायर। हो गया? हो गया। नॉर्मल चीजें आप जानते हैं, जब इधर भी स्क्वायर है इधर भी ए स्क्वायर है, दोनों तरफ ए स्क्वायर है, तो इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। जब इधर भी बी स्क्वायर है इधर भी बी स्क्वायर, तो इस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया। क्या यहाँ पे ए के बी मिलके दो ए बी नहीं होगा? बताइए, क्या यहाँ पे ए के बी और ए के बी मिलके दो ए बी नहीं होगा? होगा ना। अब इसको इधर ले आते हैं तो माइनस से इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस 2ab इज इक्वल टू 0, यानी 4a डॉट बी इज इक्वल टू 0। 4 नीचे जाएगा तो a डॉट बी इज इक्वल टू 0/4 बराबर 0। a डॉट बी कितना आया है? 0 आया है। a डॉट बी 0 आया है, इसका मतलब ये है कि a वेक्टर और b वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। डॉट प्रोडक्ट 0 तब आता है जब दोनों का क्या हो? 90 डिग्री पे हो, एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो, या तो एक वेक्टर ही कोई 0 हो जाए। ये तो बड़ा तुच्छा सा बात हो गया ना। जब कोई 0 होगा तो मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आएगा, तब क्या सोचना। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ए वेक्टर बी वेक्टर आपस में क्या हो गए? परपेंडिकुलर हो गए। इसको एक बार हमने फिर से प्रूव कर दिया, लेकिन अब कि हम डॉट प्रोडक्ट लगा के किए हैं। इसके पहले कैसे किए थे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगा के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहाँ क्या लगा था? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा था। ठीक है, हो गया। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। साथ साथ अब हम लोग देखेंगे कि अगर वेक्टर आई जे के फॉर्म में रहे तब क्या करेंगे। आई जे के फॉर्म में, है ना, ध्यान समझिएगा। आई ठीक, जे के है ना, आई जे के आई। क्या इसको आप कह सकते हैं वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ? इसको आप कह सकते हैं कि नहीं, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ? इसमें वेक्टर अपने आप से मल्टीप्लाई हुआ है, नहीं कह सकते हैं? बताइए, ये वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या होगा? इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ना, क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड दोनों का कितना है? यूनिट वेक्टर है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1। दोनों मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दोनों यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, दोनों यूनिट वेक्टर हैं, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 1। आई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आई जे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, प्रोडक्ट 0 क्योंकि 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर रहेंगे तो कितना आएगा? 0 रहेगा। परपेंडिकुलर रहेंगे तो कितना आएगा? 0। जे एक्सिस, जे और के, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कितना आएगा? 0। जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस कितना आएगा? 0, क्योंकि ये सब आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। आ गया? ठीक है। तो अगर ऐसे लिखा हो कि ए वेक्टर इज इक्वल टू x1i x2j x3k और बी वेक्टर इज इक्वल टू x2i y2j
और Z2 K है। अच्छा X1 X2 था, ये ले लीजिए Y1 और ये Z1। अब सही हो गया ना। तो हम A डॉट B कैसे करेंगे आखिर, हमें निकालने आना चाहिए कि नहीं, A डॉट B आना चाहिए ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कैसे, पहले इसको लेंगे और बारी बारी से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को, ठीक है। इसको लेंगे और बारी बारी से क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आप खुद ही बताइए कि क्या पहले I मल्टीप्लाई बाई I नहीं होगा। ऐसे ही करते थे क्लास 7th 8th में, ये 2x होता था, ये 3x होता था, और मल्टीप्लाई करते थे तो 6x² आ जाता था। ये प्लस होता था, ये माइनस होता था, तो ये माइनस आ जाता था। पहले तुमने साइन को मल्टीप्लाई किया, फिर तुमने नंबर को मल्टीप्लाई किया, फिर तुमने वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया कि नहीं। ऐसे ही यहां भी करते हैं। तो जब यहां करेंगे तो प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा प्लस, x1 और x2 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, x1 x2 क्या हो जाएगा, I और I का मल्टीप्लाई अभी पढ़े हो, I 1, J 1, K 1, अभी पढ़े हो ना। I 1, J 1, K 1, और I और J 0, J और K 0, K और I 0, क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं। तो I और I मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, इसको मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जब इससे जाएगा मल्टीप्लाई होने, ध्यान से देखो, ये I है, ये J है, तो I J मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे। जब 0 हो जाएंगे तो उसके पहले कुछ भी लिखा रहा है सब क्या हो जाएगा, 0। ऐसे देखो, x1 और y2 मल्टीप्लाई हुआ, x1 y2 क्या मल्टीप्लाई हुआ, x1 y2, और क्या हुआ, I डॉट j, तो ये हो जाएगा 0, तो 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा। तो जब भी समझो, जब भी अलग अलग रहेंगे, चाहे I J रहे, चाहे J K रहे, चाहे K I रहे, जब भी अलग अलग रहेंगे तो हमेशा प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। इसलिए अलग अलग को कभी मल्टीप्लाई नहीं किया जा करता। कैसे करते हैं, I को I से, J को J से, K को K से। तो क्या होगा अब, तो I वाला J से 0 हो गया और I वाला K से क्या हो गया, 0। अब तीनों से कर चुके ना। अब J वाले को करते हैं, इसको करेंगे तीनों से। तो J वाला पहले I वाले से 0, J और I है ना 0, J वाला अब J वाले से, तो y1 और y2 ये हो गया y1 y2, पहले साइन का प्लस हो गया, J और J हो जाएगा 1। अब J वाले को K वाले से, तो J और K इसलिए 0। अब K वाला I वाले से 0, K वाला J वाले से 0, K वाला K वाले से Z1 Z2, ये आ गया डॉट प्रोडक्ट। ये क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट, एक और बी का डॉट प्रोडक्ट। और एक बात और भी समझ लीजिए, अगर पूरी प्रॉपर्टी नहीं याद रही तो न्यूमेरिकल जो लगवाएंगे वो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, जाके बार बार पढ़ लीजिएगा। और फिर बता रहा हूं मैं, अगर फिजिक्स पढ़ाने के लिए इतना पढ़ाना पड़ता है तो कान खोल के सुन लीजिए कि अगर ये सब यूज होगा और ये सब नहीं आया तो कोई चैप्टर आप नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा ना, ये बेस है, इसको सही कर लीजिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया गया तो सब यूज हो रही है कि नहीं, सब यूज हो रही है ना। तो वेक्टर पढ़ाने के बाद फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, है ना, और पहले ही चैप्टर से एकदम भर भर के यूज होगी सब। ठीक है, चलिए देखिए, अब इसमें एक टॉपिक है, अगला प्रॉपर्टी, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन बी। है ना, आप कहोगे यार ये क्या है, ये क्या रहता है।
किस चीज का?